नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग इंदिरा आवास योजना वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो ग्रामीण विकास विभाग की फ्लैगशिप योजना है उसमें से एक जो योजना है वो इंदिरा आवास योजना भी है, उसको हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, मैंने एक पोल जनरेट किया था कि आप लोगों को फ्लैगशिप योजनाएं वाला टॉपिक चाहिए आगे रिसेंटली, या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम पहले पढ़ना है। तो मेरा मतलब था पहले क्या पढ़ना है, रिसेंट के वीडियो में आपको अगला क्या चाहिए। तो उसमें लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों कमेंट किया। नीचे दो ही ऑप्शन था उसमें, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके दोनों किया। मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि रिसेंटली क्या चाहिए, नेक्स्ट में क्या चाहिए करके। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इंदिरा आवास योजना वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग इंदिरा आवास योजना देखते हैं आज। इसको कहते हैं IAY, इंदिरा आवास योजना। देखिए क्या हुआ था कि देखिए जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद रिफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान से, शरणार्थी। ठीक है, तो उनको आवास प्रोवाइड कराने के लिए सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में। उनको आवास प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब घर प्रोवाइड कराने के लिए सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके बाद वो जो योजना है उसमें 5 लाख लोगों को आवास प्रोवाइड कराया गया। लेकिन उसके बाद जो BPL परिवार के थे, जो यहीं के थे, उन लोगों को भी आवास योजना का लाभ देने के लिए जनवरी 1996 में, ठीक है, जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना लाया गया BPL परिवारों को, आवासहीन परिवारों को आवास देने के लिए। ठीक है, वो जो पहले लाया गया था सार्वजनिक आवास कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, लेकिन वो रिफ्यूजीज़ के लिए था, शरणार्थी लोग के लिए था। वो लोग 5 लाख शरणार्थियों को उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद लाया गया जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना। लेकिन इंदिरा आवास योजना जो थी वो बहुत दिन तक चला, लेकिन 2016 तक जब ये चला तो 2014 में कैग का रिपोर्ट आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए वो क्या करते हैं कि योजनाओं का जितना बजट पारित हुआ रहता है ना, कैग को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है कैग। तो योजनाओं में जितना भी बजट पारित हुआ रहता है उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जाँच करते हैं वो। तो ये जितना जो कार्यक्रम में जो पैसा आवंटित हुआ था बजट में, वो उसी चीज़ के लिए खर्च हुआ है कि नहीं, या वो सही जगह के लिए खर्च हुआ है कि नहीं, भ्रष्टाचार की जांच करता है कैग जो है वो। तो कैग की रिपोर्ट आई 2014 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं ना, ठीक है, कैग को। तो कैग की रिपोर्ट आई कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जितना आवास प्रोवाइड होना चाहिए हितग्राहियों को वो नहीं हो पा रहा है। जो आवास मिल रहे हैं वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना गाइडलाइन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा जितना पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए, फंड ट्रांसफ़र, उतना नहीं हो पा रहा है, टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी इसमें भ्रष्टाचार थे। तो इसको चेंज करके 2014 में कैग की रिपोर्ट आई। उसके बाद इस योजना को बदल कर 2022 तक सभी लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए, BPL परिवार से नीचे के BPL परिवार तक के लोगों को, सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। इसी का नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना का नाम बदला गया, इसका मोटिव बदला गया, उद्देश्य थोड़ा चेंज किया गया, और इसके बहुत सारे प्रावधान को क्या किया गया, 2016 में 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये योजना समाप्त कर दी गई। इसका नाम मतलब पुनर्गठित कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया, पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाया गया। हमारे सिलेबस में इंदिरा आवास योजना है। ठीक है, संक्षिप्त जानकारी आप लोग देखे होंगे, सिलेबस ठीक शो हो रहा होगा आप लोग को, उसमें संक्षिप्त जानकारी में इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नहीं है। इसी का नाम बदल के इसको पुनर्गठित किया गया था 2016 में। इसके अलग प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड किया गया था। तो ये सिलेबस में नहीं है हम लोग की, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो पोर्शन से ये वाली योजना से आएगा। ये खुद में एक बहुत बड़ा योजना है, इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐड किए गए, उद्देश्य को थोड़ा बहुत चेंज किया गया। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इंदिरा आवास योजना हम लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वही हम लोग के सिलेबस में है, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी मैं उसके बाद भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जो चीज़ें अपडेट हुई हैं मैं उसको बताते चलूँगा। बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको साइड पे नोट कर लीजिए, एक बार रीड करके चले जाइएगा, आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये योजना को मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, इसका जो प्रावधान में अपडेट हुए वो चीज़ को मैं आप लोग को बताते चलूँगा, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी ये इंदिरा आवास योजना सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य देख लेते हैं अपन। इसका हिस्ट्री समझ में आया, कैसे कैसे क्यों हुआ, क्यों चेंज किया गया, ये सब समझ गए। उद्देश्य देखते हैं इंदिरा आवास योजना का। BPL आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देना। जो गरीबी रेखा
वाले जो परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको घर के निर्माण के लिए क्या देना, फंड प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के साइड से फंड प्रोवाइड करा देता ताकि वो अपने घर का निर्माण कर सकें। ठीक है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चालू किया है केंद्र सरकार ने। और जो रेशियो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, ये लिखा है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है, अंश है 75% और 25%, 75 और 25 का रेशियो है। फिर 75% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 25% राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। केंद्र प्रवर्तित हो जाए, ये ध्यान रखना। जिलेवार राशि का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। कौन से जिले में, देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग अमाउंट के आवास का निर्माण किया जाता है, अलग अलग संख्या में आवास का निर्माण किया जाता है, तो उसमें अलग अलग जिले में अलग अलग फंड जो रहती है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे गरियाबंद में अलग प्रोवाइड किया जाएगा, रायपुर में अलग किया जाएगा, दुर्ग में अलग, बेमेतरा में अलग। तो इस तरीके से जिलेवार राशि का निर्धारण कौन करती है, केंद्र सरकार ही करती है, कितना राशि दिया जाएगा। इसमें आवास निर्माण, जो घर का निर्माण करवाता है, घर का निर्माण करवाना रहता है, वो केवल पैसा सरकार देती है, पैसा घर सरकार नहीं बनवाती है, पैसा आपको प्रोवाइड करा देगी आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद जो स्वयं हितग्राही रहेगा, है ना, मतलब कि जो जिसको घर की ज़रूरत है, वो व्यक्ति क्या करेगा, घर का निर्माण करवाएगा, अपने खुद लेबर को बुलवा के वो घर का निर्माण करवाएगा। ठीक है, इसमें जो राशि है, जो फंड प्रोवाइड करती है, वो जिला पंचायत करती है, बैंक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। पोस्ट ऑफिस में भी आजकल बैंक की सुविधा है, या फिर आपका बैंक अकाउंट है तो आप अकाउंट नंबर देंगे तो वहाँ पर राशि जो है जिला पंचायत से डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ गए। इसका डिज़ाइन निर्धारित नहीं है। आप देखो 20 वर्ग मीटर है ना, ये किलोमीटर नहीं, 20 वर्ग मीटर। देखिए अभी जो ये योजना आया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें जो है वो आवास का डिज़ाइन को फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो घर बनेगा वो अलग टाइप से बनेगा, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर जहाँ बर्फबारी होता है वहाँ पर जो घर बनेगा वो अलग डिज़ाइन का बनेगा, छत्तीसगढ़ में घर अलग डिज़ाइन का बनेगा, तेलंगाना में घर अलग डिज़ाइन का बनेगा। किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा आवास योजना में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर डिज़ाइन कोई फिक्स नहीं था, आप किसी भी डिज़ाइन का घर बनवा सकते हैं। लिमिटेशन सिर्फ इस बात का है कि आपका घर 20 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए, जो एरिया है आपके घर का वो 20 वर्ग मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इतना वर्ग है। पक्का मकान होना चाहिए। ठीक है, कच्चा मकान यानी मिट्टी वगैरह का नहीं होगा, सीमेंट और ईंट से बनेगा, पक्का मकान रहेगा, स्थायी छत रहेगी, लेंटर रहेगा उसमें, और 30 वर्ष तक ऐसा इस लेवल का मजबूत होना चाहिए आपका मकान कि 30 वर्ष तक आपका मकान टिक जाए, इतना मजबूत होना चाहिए। इसमें इसका मतलब इस योजना का ये प्रावधान था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग डिटेल में लिख लेना। 30 वर्ष तक मकान चले, इतना मजबूत होना चाहिए। इसमें का 60% जो हिस्सा है ना, 60% जो फंड है वो ST SC लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। मतलब जो घर बनवाया जाएगा वो 60% जो रहेगा ST SC लोगों को का घर बनवाएंगे। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं, 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 कम्युनिटीज़ जो हैं वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती हैं। तो ये 6 कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो लोग हैं, 15% इन लोगों को घर बनेगा। ठीक है, 60% ST SC लोगों का, 15% अल्पसंख्यक लोगों का, निःशक्तजन जो अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग का 3% घर वो लोग, मतलब 3% डिस्ट्रीब्यूशन उन लोग को मिलेगा। 60% इसका, 15% इसका, 3% इनसे, जो बच जाएगा वो बाकी लोगों को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये लोग को प्रायोरिटी दिया जाएगा, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें एक प्राकृतिक प्रकोप निधि जनरेट की जाती है। मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे आप लोग तटीय क्षेत्र देखे होंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा समय समय पे आती रहती है। तो सभी जगह के लिए प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक प्रकोप निधि एक फंड है, वो जनरेट किया जाएगा, जिला यहाँ पर भारत शासन के द्वारा जनरेट किया जाएगा। और जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस फंड के जरिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जिला पंचायत भी जो है वो फंड जनरेट करने के लिए जो है केंद्र सरकार को बोलती है, आग्रह करती है। तो वहाँ पर जिला पंचायत जहाँ जहाँ पे आग्रह करेगी, जैसे कि पहला तो जो प्राकृतिक आपदा आएगी उसके लिए है। ठीक है, और जो हिंसा में पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा, कोई भगदड़ मच गया, कोई विद्रोह हो गया, तो वहाँ पर जो पब्लिक है उनको कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए भी क्या है, प्राकृतिक प्रकोप निधि के जिला पंचायत जो है केंद्र सरकार से फंड मांगती है प्राकृतिक प्रकोप निधि के तहत। ठीक है, तो भारत सरकार शासन उसमें फंड प्रोवाइड कराती है ऐसे लोगों को। ठीक है, इस योजना के तहत ही। ठीक है, आवास, देखिए आवास किन लोगों के नाम पे रहेगा, ये नाम का है ना, तो पत्नी के नाम पे रहेगा। जैसे कपल हैं, पति पत्नी दोनों, तो पत्नी के नाम पे, मतलब वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किसके नाम पे रखा जाएगा, पत्नी के नाम पे। फीमेल
पर्सन के नाम पे रखा जाएगा। ये जो घर का नाम रजिस्ट्री जो होगा घर का नाम किसके, पत्नी के नाम पे रहेगा। और पत्नी या फिर पति पत्नी दोनों के कॉम्बाइन, ठीक है, या तो पत्नी के नाम पे रहेगा या तो दोनों का संयुक्त नाम में रहेगा, सिर्फ पति के नाम पे नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन अलग है, देखिए जैसे कि डाइवोर्स हो गया है या फिर शादी ही नहीं हुआ है किसी लड़की का, तो उस केस में या लड़के का शादी नहीं हुआ है तो उस केस में लड़के के नाम पे रह सकता है। डाइवोर्स हो गया है तो भी लड़के के नाम पे रह सकता है जमीन। लेकिन अगर कपल हैं वो लोग तो महिला के नाम पे ही रहेगा, और महिला के नाम पे ही रहेगा, और या तो फिर कंबाइन नाम पे रहेगा, संयुक्त नाम पे रहेगा, ठीक है, क्लियर है। उसमें स्वच्छ शौचालय बनाने का भी प्रावधान है, मतलब एक क्लियर कट, मतलब कि साफ सुथरा शौचालय बनाया जाएगा। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसमें शौचालय बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो लागत 70,000, मैदानी क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 रुपये जो है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। और डिफ़िकल्टी एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र, नक्सलिज्म से प्रेरित एरिया, ठीक है, वो सब एरिया में क्या होगा, 75 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं 75,000 रुपये क्या कराएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। याद रखना, मैदानी इलाकों में 70,000 और डिफ़िकल्ट एरिया मतलब पहाड़ी इलाके में और नक्सलाइड एरिया में क्या 75,000 रुपये। ये छत्तीसगढ़ के 5 जिला को चिन्हित किया गया इस तरीके के एरिया में, बस्तर संभाग के जिले हैं, ठीक है। 75,000 रुपये क्या करें, डिफ़िकल्ट एरिया में प्रोवाइड कराएगी। यही जो है ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, इसके तहत इसको चेंज कर दिया गया है। अब देखो इसमें शौचालय, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का चाहते हैं तो उसका नोट कर लीजिए। शौचालय के तहत इसमें कोई प्रावधान नहीं था, शौचालय के लिए कितना फंड प्रोवाइड कराएगा, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 रुपये फंड प्रोवाइड कराया जाएगा शौचालय के लिए, ठीक है। तो इसका लागत जो है वो इंदिरा आवास योजना के तहत 70,000 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके तहत इसको कर दिया था 1,20,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत कितना दिया जाएगा, मैदानी क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाएगा, और पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के लिए क्या किया जाएगा, 1,30,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र के लिए 1,20,000, ठीक है, और इसके लिए क्या 1,30,000 रुपये साइड में लिख लीजिए, ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप लोगों को। और एक चीज़ याद रखना, डिज़ाइन जो निर्धारित नहीं है इस योजना के तहत, ठीक है, 20 वर्ग मीटर का मकान रहना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 वर्ग मीटर कर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। बाकी केंद्र और राज्य का रेशियो जो है उसमें 60:40 है, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60:40 है। ये जो इंदिरा आवास योजना में 75:25 है ना, वो किसने है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60:40 मैदानी क्षेत्र के लिए, और पर्वतीय या फिर जो कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं उसके लिए 90:1, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसके लिए 90:1 है, ठीक है, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसमें तो ये जो लिखा हूँ वही है। ये सब चीज़ों को आप लोग साइड में नोट करते चलना, ठीक। अब देखो निगरानी या पर्यवेक्षण, जो इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण का जो इंस्पेक्शन करने का काम करेगा, जो आवास बनते रहेगा तो बीच बीच में चेक करने के लिए आएगा कि वो क्वालिटी मेंटेन हो रही कि जो गाइडलाइन में है वो, तो वो रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई है। इसके लिए निगरानी और पर्यवेक्षण करने का काम जिला स्तर पर कौन करेगा, रोजगार सहायक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, रोजगार सहायक करेगा जिला स्तर पर, जिसको 150 रुपये दैनिक दिया जाएगा। एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा तो 150 रुपये उसका फिक्स है, 150 रुपये उसको इंस्पेक्शन करने का दिया जाएगा दैनिक। इसको भी याद रखना ना, जितने बार जाएगा 150 रुपये मिलेगा। तो निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य। अब देखिए 13 नवंबर 2014 को इसके कंडिका 4 में, मतलब फोर्थ सेक्शन में इसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया। इसमें जोड़ा गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित जो गांव हैं, देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा जाता है। उस गोद लेने के लिए बाद उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है उस योजना को, उस योजना में उस गांव में जितने भी डेवलपमेंट का कार्य होगा वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको ध्यान रखो। इस योजना के तहत जो भी चयनित गांव हैं उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्रावधान जोड़ा गया इसमें 2014 से, ये भी याद रखना, वो लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी करके। अब देखिए हितग्राहियों का चयन, कौन कौन हितग्राही रहेंगे, इसका चयन कैसे किया जाता है वो देखना। बीपीएल सर्वेक्षण होता है, मैं बताया था इसको पहले भी। बीपीएल का सर्वे होता है कि कौन से जो परिवार हैं वो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको राशन कार्ड वगैरह जारी किया जाता है। ये बीपीएल सर्वेक्षण होगा तो इसका जो आंकड़ा आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट होगा। सबका नाम रहेगा तो पहले जिन लोग का नाम रहेगा उन लोग को पहले मिलेगा, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट जनरेट होगा। उस वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जो है वो धीरे धीरे करके वो योजना का लाभ जो है, आवास योजना का लाभ, इंदिरा आवास योजना का लाभ धीरे धीरे करके वो सबको मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा।
हितग्राहियों के चयन में। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो रहता है जनजातियों का एक ऐसा समूह है जो अति पिछड़ा है, जो बाकी जो जनजाति समूह है, सभी जनजाति समूह ऐसे तो पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो ये जो पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा अति पिछड़े जो क्षेत्र है, जघन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में। ये जनजाति समूह जो हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा इस इंदिरा आवास योजना के तहत। ठीक है। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम के तहत जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया वो लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है। अब देखिए वरीयता का एक और पैमाना देखिए, मैला ढोने वाले और पुनर्वासित बंधुआ मजदूर। मैला ढोने वाले मजदूर जो लोग मैला ढोने मतलब कूली वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, वो लोग, और मैला ढोने वाले मतलब जो लोग सफाई कर्मी हैं वो लोग आएंगे। ठीक है। पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, ठीक है, पुनर्वासित बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होगा? देखिए गवर्नमेंट जब कहीं पर ब्रिज बना रही है, कहीं पर रोड बना रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो मजदूर बस्तियां हैं उसको उजाड़ दिया जाता है, उससे रोड बनेगा तो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण के तहत वो लोग बनाए रहते हैं तो उसको खत्म कर दिया जाता है, तो वो लोग को पुनर्वास मतलब दूसरा जगह पे घर प्रोवाइड कराया जाता है, ऐसा प्रावधान है। अब कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी प्रोवाइड कराया जाता, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि जब भी आप सड़क बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, कुछ और कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो वो लोग को क्या किया, दूसरा जगह आवास उपलब्ध कराना है। तो पुनर्वासित बंधुआ मजदूर ऐसे लोगों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त। परित्यक्त मतलब जिनका पति उनको छोड़ दिया है, तो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त या अत्याचार से पीड़ित जो महिलाएं हैं, या फिर पति 3 वर्ष से लापता है, ठीक है, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं, जिनका तलाक हो गया है, जिनका पति छोड़ दिया है और 3 साल से लापता है, ठीक है, उनको, जो अत्याचार से पीड़ित है, घरेलू हिंसा से, दहेज प्रताड़ना या फिर अन्य अत्याचार से पीड़ित हैं, ऐसे महिलाओं को, और एक और महिला प्रधान परिवार, ऐसे परिवार जिसमें कोई पुरुष नहीं है प्रधान, महिला ही हेड है और वो जो है वो पूरे घर का खर्चा चलाती है, ठीक है, तो ऐसे परिवारों को क्या किया जाएगा, इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये सब समझ गए? बहुत सारा चीज़ है भाई, देख ध्यान से रखना है ना, इसको अच्छे से लिखो। 3 वर्ष से लापता, अब महिला जिसमें प्रधान है वो, उन परिवारों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकलौती बेटी। अगर कहीं किसी परिवार में एक ही बेटी है, अगर, ठीक है, एक ही बेटी है, तो उस परिवार को, अब बेटा वटा कोई नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो उस परिवार को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद ये स्टेप वाइज है ना, ठीक है ना, उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, मेंटल प्रॉब्लम है उसको, या फिर फिजिकल प्रॉब्लम है, विकलांग है, ठीक है, एक हाथ टूट गया, एक हाथ पैर टूट गया, तो उसमें 40% विकलांग होना चाहिए ना, परसेंटेज सेट किया गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जो विकलांगता का प्रतिशत है वो कितना है, 40%, कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए, तब उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, वो लोग उसके हितग्राही रहेंगे। छठवां, सेना या पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री समझते हैं आप लोग, वो शहीद हो गए हैं, सेना में कोई जवान शहीद हो गया, या पैरामिलिट्री पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उनकी विधवा महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है, उनकी पत्नियों को। नेक्स्ट देखते हैं, कुष्ठ रोग, कैंसर पीड़ित या HIV रोग से ग्रसित हैं अगर परिवार के सदस्य, तो उस परिवार के सदस्य को इसका लाभ दिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति का जो परिवार है उसको दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिवार, यहाँ सब पे परिवार जोड़ लेना, वो फैमिली को मिलता है, पूरा घर जो है वो एक जन आदमी को नहीं मिलता है, ठीक, तो ध्यान रखना इसको। योजना क्रियान्वयन, ये समझ में आया, पूरा हितग्राहियों का चयन, ये प्रायोरिटी है भाई, इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसका सेकंड नंबर पे ये, फिर ये, इस तरीके से ये लोगों को जो है वो वरीयता क्रम सेट किया गया है, यहाँ से ध्यान रखना। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, जिला लेवल पे इसको कौन लागू कराएगा, तो जिला पंचायत इसका योजना का क्रियान्वयन करता है। जो भी है फंड प्रोवाइड करने का, जो केंद्र सरकार को जो पूरा खाका तैयार करके भेजता है, वो कौन भेजता है, ड्राफ्ट करके जिला पंचायत भेजेगा। जो यहाँ पर जो मैं बताया था प्राकृतिक प्रकोप निधि, इसके लिए भी जो डिमांड करता है तो वो जिला पंचायत करता है, उसके हिसाब से फिर प्राकृतिक प्रकोप निधि से लॉ एंड ऑर्डर के का दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ पर से भी ये निधि से जो है फंड प्रोवाइड कराया जाता है। इसका जो पैसा है वो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, कोई ऑफलाइन ट्रांसफर नहीं होता है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई है इसमें, ठीक है। और इसे अब ये हो गया पूरा इंदिरा आवास योजना के पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में
इसमें ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो जो जनगणना 2011 है, सामाजिक जनगणना, उसके आधार पर इसका निर्धारण जो है वो किया जाता है। क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसमें टेक्निकल हेल्प, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता है ना, उसके लिए तकनीकी सहायता, इस योजना का बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के लिए नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर NTSA, राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी, नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का गठन किया गया है। और इस तरीके का आपको कोई वित्तीय फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं या फिर वो लोग आप लोग का हेल्प करेंगे, मतलब ठीक है। तो 70,000 तक ऋण की फैसिलिटी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 70,000 तक उसमें मिलेगा जो इंदिरा आवास योजना में नहीं मिलता था, ठीक है। इसका भी भुगतान जो है बैंक डाकघर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इसका भी याद रखना, दोनों का बता दिया हूँ मैं, जैसा ठीक लगे वैसा पढ़ के चले जाना, ठीक। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो लक्ष्य है, अब इसका इंदिरा आवास योजना का वेबसाइट में कोई दिया नहीं गया कि कितना फुलफिल हुआ, क्या हुआ करके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का है तो उसका जो है वो टारगेट जो अचीव हुआ उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य था 2,08,31,791 परिवारों का जो आवास है वो निर्माण करवाने का, जिसमें से 1,79,21,622 का लक्ष्य पूरा किया गया और फंड जनरेट किया गया, जो पैसा उसमें खर्च हुआ वो 2 करोड़, जो फंड जनरेट हुआ उसमें 2,39,57,000, ठीक है। इतना का जो है फंड जो है, इतने करोड़ रुपए उसमें खर्च किया गया, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब उसके उद्देश्य में भी थोड़ा सा चेंज किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य का 2 पॉइंट आप लोग को बता देता हूँ। पहला, सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना। 2022 तक इस टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। टूटे फूटे मकान हैं या फिर बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन करना है, मकान में रहने वाले टूटे फूटे मकान में परिवार जो रह रहे हैं उनको 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना। दूसरा, अभी का वर्तमान उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्षों में कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को लाभ प्रोवाइड करना। ये 2 उद्देश्य इस योजना से डिफरेंट था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बाकी उद्देश्य इसी के समान था, ठीक है। तो जो भी उसमें अपडेटेड हुआ है वो भी मैं आपको बता दिया और इंदिरा आवास योजना से रिलेटेड भी जितने भी चीज़ें वो मैं आप लोग को कवर करवा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।